बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है आरोह और आरोह के अंतर्गत हम गद्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, हमारा अध्याय 9 चल रहा है, जिसमें हम जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारे जो लेखक हैं आज के, वो जवाहरलाल नेहरू है। इनके द्वारा लिखी गई एक रचना हिंदुस्तान की कहानी, उसमें से उसका जो 5वां अध्याय है भारत माता, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम बच्चों जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन परिचय जान चुके हैं और हमारी आरोह पाठ्य पुस्तक में पाठ में क्या आया है वो भी हम जान चुके हैं। तो बच्चों, ये जो भारत माता, ये जो 5वां अध्याय है हिंदुस्तान की कहानी का, ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था। ये जवाहरलाल नेहरू जी की एक बहुत अच्छी रचना थी। तो देखो बच्चों, आज हम भारत माता के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था, तो इन जलसों में अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। देखो बच्चों, यहाँ जो नेहरू जी ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी हिंदुस्तान की कहानी, और उसमें से एक 5वां अध्याय है भारत माता। उस भारत माता को जो हमारी आरोह पाठ्य पुस्तक में आया है, उसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि नेहरू जी उसमें क्या कह रहे हैं। नेहरू जी कह रहे हैं कि अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता, जलसे का मतलब होता है, अक्सर का मतलब प्राय, और जलसे का मतलब जनसभा, यानी जब लोगों की सभा होती थी जहाँ मैं जाया करता था और इस तरह चक्कर काट रहा होता था, तो इन जलसों में अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। यानी कि नेहरू जी ये कहना चाहते हैं, जब मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता था और जगह जगह जहाँ मैं सभाएं करता था, इधर से उधर चक्कर काटता रहता था, तो अपने इस हिंदुस्तान या भारत की जब मैं चर्चा करता, मतलब जो सभा में करता, तो उन लोगों के बीच में, यानी जनसभा, उन लोगों के बीच में जब मैं भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है। भारत जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? संस्कृत भाषा से निकला हुआ शब्द है। और इस जाति के परंपरागत संस्थापक का मतलब है परंपरा से जो चले हुए आ रहे हैं वो, यानी संस्थापक का मतलब होता है स्थापना करने वाला, यानी परंपरागत संस्थापक, यानी जो हमारे प्राचीन संस्थापक है जिन्होंने इसकी स्थापना की है, के नाम से निकला हुआ है। बच्चों, ये एक अंतर कथा है कि भरत नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए थे और बहुत ज्ञानी और सत्यवादी राजा थे भरत, जो कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। भरत के नाम से भारत का नामकरण हुआ है। तो यहाँ लेखक यानी कि नेहरू जी कहते हैं कि जो भारत है, जो एक संस्कृत शब्द से निकला हुआ है, और साथ ही इस जाति के परंपरागत संस्थापक, यानी भरत जाति के जो परंपरागत संस्थापक के नाम से यह निकला हुआ है भारत नाम, यानी कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। आगे देखो, मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा शाणे थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की गिजा की ज़रूरत थी। देखो, अब लेखक क्या कह रहे हैं, नेहरू जी कह रहे हैं कि भाई मैं जनसभाएं जो करता था और वहाँ जाकर के लोगों से जो भारत के बारे में चर्चा किया करता था, अपने देश के बारे में जो चर्चा किया करता था, ऐसी चर्चा मैं शहरों में नहीं किया करता था। जो बड़े बड़े शहर होते थे वहाँ लोगों को फुर्सत ही नहीं है, वहाँ लोगों के पास टाइम नहीं है, और वहाँ के लोग क्या हैं, बहुत ज़्यादा कुछ शाणे, यानी कुछ ज़्यादा ही समझदार थे। कैसे थे समझदार है? उनका जो बौद्धिक स्तर है, शहर में रहने वाले लोगों का जो बौद्धिक स्तर है वो क्या है, वो बहुत ऊंचा है। साथ ही वो विस्तृत रूप से रहते हैं। कैसे रहते हैं? उन्हें दूर दूर तक की जानकारी होती है, यानी उनको नॉलेज होती है, और उन्हें दूसरे ही किस्म की गिजा की जरूरत थी। किस्म मतलब प्रकार, गिजा मतलब खुराक या भोजन। यानी जो नेहरू जी है वो कह रहे हैं जो शहर में ना रहने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार थे, उनका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा था, इसलिए उन्हें दूसरे प्रकार के भोजन या दूसरे प्रकार की, जैसे मैं जो चर्चाएं करता था वो चर्चाएं उन्हें नहीं स्वाती थी, उन्हें दूसरे प्रकार की चर्चाओं की आवश्यकता थी। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता। महदूद का मतलब होता है सीमित या तंग, और नजरिए का अर्थ होता है सोचने का तरीका। यानी नेहरू जी कहते हैं मैं शहर के लोगों से जनसभा में भारत की चर्चा नहीं करता था, भारत की धरती की चर्चा नहीं करता था। मैं उन किसानों से जिनका नजरिया, यानी नजरिया मतलब जिनके सोचने का तरीका महदूद, यानी एक सीमित तरीका था, ये वो एक सीमित क्षेत्र में ही सोचते थे, उनकी सोच सीमित थी। कैसी थी? किसानों की सोच सीमित थी जो कि गाँवों में बसते थे। मैं इस बड़े देश की चर्चा करता था, यानी उन लोगों से मैं बड़े देश की चर्चा करता था, शहर में रहने वाले लोगों से मैं भारत की चर्चा नहीं करता था। जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था।
यानी कि नेहरू जी जो गाँव में रहने वाले किसान लोग थे, मजदूर वर्ग थे, उनके साथ बैठ करके भारत की धरती के बारे में चर्चा किया करते थे और कहा करते थे और कोशिश करते थे, उनको मतलब प्रोत्साहित करते थे नेहरू जी आज़ादी के लिए कि तुम भी स्वतंत्रता के आंदोलन में आगे आओ और अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ो। और बताते थे कि किस तरह जो हमारा देश है, हमारा पूरा भारत देश है बच्चों, इसमें इतने सारे राज्य हैं, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग पहनावा, अलग अलग खान पान, अलग बोलचाल, अलग संस्कृति होते हुए भी हिंदुस्तान क्या है। तो नेहरू जी है जो किसानों को बताते थे कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी पूरा हिंदुस्तान यानी पूरा भारत एक है। आगे देखो बच्चों, मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा थे। यानी नेहरू जी कह रहे हैं मैं उन जो किसानों से जब मैं बातचीत करता था तो उन मसलों का यानी उन मामलों की चर्चा करता था, जिक्र का अर्थ है चर्चा करता था, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक यानी मतलब हमारा जो भारत है उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, कहाँ तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक की मैं किसानों के लिए यकसा था। यकसा मतलब एक समान था। जब लेखक यानी नेहरू जी जब उन मामलों की चर्चाएं करते थे जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए एक जैसे थे, यानी कि पूरे देश में चाहे उत्तर से लेके दक्षिण तक हो, पूरब से लेके पश्चिम तक हो, सारे देश के जो किसान थे उन सबकी क्या थी, समस्याएं एक जैसी थी। इसलिए मैं पूरे देश में चक्कर निकालता रहता था और उन किसानों से जिनकी सोच बहुत सीमित थी, जो बहुत छोटी जगह पे रहते थे, उनसे मैं भारत की आज़ादी की चर्चा करता था, उनकी समस्याओं की चर्चाएं करता था। क्यों? क्योंकि उन सब की समस्याएं एक जैसी थी। और स्वराज्य का भी जिक्र करता था। स्वराज्य का मतलब आज़ादी, स्वराज्य का मतलब अपना राज्य, यानी उन लोगों से मैं अपने राज्य के बारे में, अपने भारत देश की आज़ादी के बारे में भी बात किया करता था, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता है। यानी नेहरू जी थे जो किसानों से, जो देश के कोने कोने में बस रहे हैं गाँवों में, उन लोगों से क्या करते थे, अपने देश की आज़ादी के बारे में बात किया करते थे। जो आज़ादी यदि हमारे देश को मिलती है, मतलब नेहरू जी के अनुसार वो किसानों को बताया करते थे कि यदि आज़ादी हम सबको मिलती है तो वह सभी के लिए फायदेमंद साबित होगी। आगे देखो, लेखक कहते हैं मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी। अब देखो, जो लेखक है नेहरू जी हैं वो पूरे भारत देश में घूमते रहते थे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण से लेकर के उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक। तो नेहरू जी कह रहे हैं जब मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर, उत्तर पश्चिम में खैबर का दर्रा है और वहां से लेकर दूर दक्षिण में, दूर का मतलब अत्यधिक दूर, बहुत दूर दक्षिण में नीचे की तरफ कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी भारत के बिल्कुल नीचे पॉइंट में है, ये भारत है मान लो, तो यहाँ कन्याकुमारी है और यहाँ उत्तर पश्चिम है बच्चों, इस साइड में पश्चिम है और ये उत्तर है। तो ये उत्तर पश्चिम में यहाँ क्या है, यहाँ खैबर का दर्रा है। क्या है, यहाँ खैबर का दर्रा है और ये कन्याकुमारी है। तो लेखक कह रहे हैं मैं यात्राएं करता था कहाँ के, उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर, या खैबर के दर्रे से लेकर और दूर दूर कन्याकुमारी में, दूर का अर्थ है दूर कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का उन लोगों को हाल बताते। किनको? उन किसानों को जो कि सीमित अपनी एक सोच रखते हैं और अपने जो भारत देश के गाँवों में बसते हैं। और उन्हें बताता कि सभी जगह किसान मुझसे एक जैसे सवाल करते थे, पूरे देश में, चाहे देश के किसी भी कोने में चले जाओ, सभी जगह किसान एक जैसे सवाल करते थे क्योंकि सबकी परेशानियां, सबकी तकलीफें एक जैसी थी। यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदारों, महाजन, कड़े लगान और सूद पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी। यानी ये जो किसान थे उनकी जो परेशानियां क्या क्या थी, उनकी तकलीफें एक जैसी थी। यानी कि मतलब अर्थात गरीबों, कर्जदारों और पूंजीपतियों के शिकंजे, जो गरीब लोग थे, जो कर्जदार लोग थे, वो जमींदारों और साहूकारों के शिकंजे, शिकंजे का अर्थ होता है कसने वाला यंत्र, यानी उनके शिकंजों में कसे हुए थे। कौन? गरीब और कर्जदार। ये पूंजीपति लोग कौन होते थे? जमींदार होते थे और साहूकार होते थे। उनके शिकंजे में गरीब, किसान ये सब जकड़े हुए थे। मान लो 100 रुपए का अगर उन्होंने किसी से उधार लिया 100 रुपए का, तो उसके ऊपर सूद लगते लगते यानी ब्याज लगते लगते वो 1000, 2000, 5000 रुपए कर देते थे। तो इस तरह गरीब, कर्जदार जो भी थे वो पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, ये कौन थे पूंजीपति? जमींदार और महाजन। महाजन कौन होता है?
पैसा ब्याज पर देने वाला होता है वो महाजन कड़े लगान, जो सरकार की तरफ से जो कर लगाया जाता है, लगान का अर्थ होता है कर, और सूद का अर्थ होता है ब्याज, और पुलिस के जुल्म का अत्याचार, इन सभी से ये सारी बातें गुथी हुई थी। यानी किसानों पर क्या था, बहुत अत्याचार हो रहे थे, पूंजीपतियों के अत्याचार हो रहे थे, महाजन जो साहूकार होते थे वो सूद ले रहे थे उनसे। इसके अलावा सरकार थी जो पुलिस के द्वारा ज्यादती करा रही थी कर के मामले में, यानी उनसे लगान वसूली भी हो रही थी। यानी कि सारे किसान थे जो उनकी बहुत सारी तकलीफें थी और सबकी तकलीफें एक जैसी थी। उस डड्डे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, डड्डे का अर्थ होता है बच्चों बोझ। कौन सा बोझ? जमींदार और साहूकारों का जो बोझ था, और जो किसका बोझ था? गुलामी का जो बोझ था, जो किसने लाद रखा था? अंग्रेज सरकार ने गरीब किसानों पर या भारत की जनता के ऊपर लाद रखा था। और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। हासिल करना यानी प्राप्त करना, यानी अंग्रेजों के बोझ से जो हमारी भारत की जनता दबी हुई थी, गुलामी के बोझ से, और साथ ही साहूकार जमींदारों के जो मतलब और जो सरकार कर लगा रही थी उसके बोझ से जो किसान दबे हुए थे, उन सब से हमें क्या करनी थी? आज़ादी प्राप्त करनी थी और छुटकारा प्राप्त करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि सारे लोग हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जुज हैं। जुज का मतलब अंश है या हम उसके जो एक भाग हैं। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं नेहरू जी कि मैं इस बात की कोशिश करता था, किसानों को समझाता था, पूरे देश के लोगों को समझाता था, जो गाँव में बसते हैं, जो सीमित क्षेत्र सीमित सोच वाले लोग हैं, उनको मैं समझाता था कि सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचे, यानी अकेले स्वयं के बारे में नहीं सोचे। हमारा हिंदुस्तान है जो गुलामी की किसमें जकड़ा हुआ है? बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो हमारे देश की आज़ादी के बारे में सोचे। यदि देश को आज़ादी मिलेगी तो सबको आज़ादी मिल जाएगी। और कुछ इस हद तक की बड़ी दुनिया के बारे में भी, मतलब हमारा देश है, केवल अभी हमारे देश की बात कर रहे हैं। बड़ी दुनिया नेहरू जी यहाँ केवल अपने देश को बता रहे हैं, पूरे संसार को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि भारत एक विशाल और विस्तृत देश है और इसमें बहुत भारी मात्रा में जनसंख्या है। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं इस बात की कोशिश करता था कि जितने भी लोग हैं जिनके साथ मैं जलसों में या सभाओं में चर्चा करता हूँ, वो लोग भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में सोचें, और कुछ हद तक ये इतनी बड़ी जो दुनिया है हमारे देश की, इसके बारे में सोचें, जिसके हम एक अंश है, यानी हम एक जिसके भाग हैं। यानी बच्चों, छोटी छोटी चीज़ से ही बड़ी चीज़ मिलती है। यदि हम में से ही कुछ लोग, नेहरू जी के अनुसार हम में से ही कुछ लोग आज़ादी का अलग जगाएंगे तो धीरे 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 सब लोग साथ हो लेंगे। तो हम भी उसका एक अंश है, और एक ही अंश ऊपर उठता है तो बाकी सारे हिस्से उसके साथ ऊपर उठने लगते हैं। आगे देखो, लेखक कह रहे हैं, मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कश्मकशों का जिक्र भी ले आता। अब तक लेखक केवल भारत की बात कर रहे थे, लेकिन अब नेहरू जी कह रहे हैं, मैं जब अपनी बातचीत करता था उन लोगों से तो उस बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया और मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया में जो कश्मकश मतलब जो संघर्ष चल रहा था, बच्चों केवल आज़ादी के लिए संघर्ष भारत में ही नहीं था, इन सब देशों में भी आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था। यहाँ पर भी अंग्रेजों का राज था, एक बड़ा देश दूसरे छोटे देश पर राज कर रहा था। तो यहाँ पर भी हर व्यक्ति, हर देश क्या होना चाहता था? स्वतंत्र होना चाहता था। तो यहाँ पर भी क्या चल रहा था? कश्मकश चल रही थी। किस चीज़ के लिए? आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था। और उनका जिक्र भी मैं करता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है। यानी कि लेखक उन जो सीमित सोच वाले लोग हैं, जो भारत के कोने कोने में बसे हुए हैं, उन लोगों के पास जाते और उन्हें बताते। सोवियत यूनियन का अर्थ है रूस। बच्चों, पहले रूस में, जैसे अपने भारत में कई राज्य हैं, ऐसे रूस में कई राज्य थे जिसे सोवियत संघ भी कहा जाता था, लेकिन अब कई राज्य अलग अलग होकर के वहाँ देश बन गए हैं, अलग अलग एक कंट्री बन गए हैं। तो वहाँ सोवियत संघ में यानी सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियाँ मतलब हैरानी से भरी हुई परिवर्तन जो हुए हैं। मतलब वहाँ क्या है, जैसे रूस में एक सोवियत यूनियन था, मतलब जो संघ बना हुआ था, उस संघ ने क्या किया, उस संघ के जो जितने भी राज्य थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या की, लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद में वो सब अलग अलग हो गए। तो लेखक ये कहने चाहता है कि वहाँ जो अचरज भरा परिवर्तन हुआ, मतलब जो एक संघ था वो जो टूट गया और सारे देश अलग अलग हो गए, तो उसका हाल भी मैं बताता हूँ। और ये भी बताता हूँ कि अमेरिका ने कैसे तरक्की की है। मतलब हमारे देश के लोगों को, जो कि बहुत संकीर्ण सोच वाले हैं, उन लोगों को मैं बताता हूँ कि अमेरिका भी कैसे तरक्की कर रहा है।
ये काम आसान नहीं था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। यानी लेखक कह रहे हैं, नेहरू जी यहाँ बता रहे हैं कि ये काम इतना आसान नहीं था। इतना बड़ा भारत देश, उसके कोने कोने में, गांव गांव में जाकर लोगों को समझाना। देखो बच्चों, जब 4 आदमी बैठ करके बात करते हैं तो चारों का बौद्धिक स्तर अलग अलग होता है और समझ भी अलग अलग होती है। हम कुछ अच्छी बात उनको बताएं, कुछ को अच्छी लग सकती है, कुछ को बुरी भी लग सकती है। इतने बड़े भारत देश में जब नेहरू जी घूम रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह हमें आज़ादी के लिए लड़ना है, किस तरह हमें इन जमींदारों पूंजीपतियों से हमें क्या करना है, छुटकारा पाना है, और कैसे अमेरिका ने तरक्की की है, कैसे सोवियत संघ है जो उसने संघर्ष किया है, वहाँ अचरज भरी जो तब्दीलियाँ हुई है, और कैसे चीन, स्पेन, अबिसीनिया, ये सारे देश हैं, ये किस तरह संघर्ष कर रहे हैं, ये सारी बातें बताना पूरे भारत देश के लोगों के लिए, लोगों को, नेहरू जी के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन नेहरू जी यहाँ ये भी कहते हैं कि जितना मुश्किल मैंने समझा उतना मुश्किल भी नहीं था। यानी मैं अपने शब्दों के द्वारा, अपनी पुस्तकों के द्वारा मैं लोगों तक ये सब बातें पहुंचा रहा था। आगे देखो, इतना मुश्किल क्यों नहीं था? इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी। देखो बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हमारा देश है जो वैदिक संस्कृति का देश है, पुराणों, उपनिषदों और महाकाव्यों का देश है। तो लेखक ये कहना चाहते हैं, यानी कि नेहरू जी ये बता रहे हैं कि ये मुश्किल इसलिए नहीं हुआ, मतलब मुझे लोगों को ज़्यादा समझाना मुश्किल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे पुराने महाकाव्य और पुराणों की जो कथा कहानियां हैं, उन लोगों को, उन ग्रामीण परिवेश के लोगों ने उनको पढ़ रखी थी। बच्चों, आज भी हमारे घरों में रामायण, महाभारत, गीता, ये सब पढ़ी जाती है। इसके अलावा और भी धार्मिक ग्रंथ पढ़े जाते हैं। तो पुराण, ये सब चीज़ें उन्होंने पढ़ रखी थी और जिन्हें वो बहुत अच्छी तरह जानते थे, उनके माध्यम से, यानी पुराणों, महाकाव्यों के माध्यम से नेहरू जी ने उन लोगों को क्या कराया, अपने देश की कल्पना कराई कि हमारा प्राचीन देश कितना वैदिक, मतलब ये धरती है जो वैदिक और ऋषि मुनियों की धरती है, जिसे भरत जैसे राजा ने इसकी स्थापना की है। तो वो ये बताते थे और इस तरह की बातें बता करके वो उन्हें अपने देश की कल्पना कराते थे। और कुछ लोग तो उनको ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी। हमारे भारत देश में बहुत सारे तीर्थ हैं और जिनमें से 4 तो बड़े बड़े मठ है चारों दिशाओं में, जिन्होंने बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के 4 कोनों पर है। बच्चों, 4 कोनों पर 4 कौन कौन से हैं? देखो, दक्षिण में है रामेश्वर, और पूर्व में है जगन्नाथपुरी, पश्चिम में है द्वारकापुरी, और उत्तर में है बद्रिकाश्रम। ये 4 हमारे बड़े बड़े तीर्थ हैं। मेरे विचार से समझ में आ गए होंगे आपको। उत्तर में बद्रिकाश्रम है, और पूर्व में द्वारिका है, और पश्चिम में जगन्नाथपुरी है, और दक्षिण में रामेश्वरम है। तो ये 4 बड़े तीर्थ हैं। तो ये लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, तो वो जानते थे कि हमारा भारत देश कितना पवित्र देश है और ये ऋषि मुनियों की धरती है। और जो या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में और घावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। देखो, एक तो तरीका ये था लोगों को समझाने का, नेहरू जी के अनुसार, कि मैं अपने पुराणों, महाकाव्यों के अनुसार और तीर्थों के अनुसार उनको समझाता था लोगों को। दूसरा क्या था, जब मुझे पुराने कोई सिपाही मिल जाते, जो सिपाही कौन थे, जिन्होंने पिछली बड़ी जंग मतलब युद्ध, जिन्होंने मतलब अपनी आज़ादी से पहले प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों हुए थे, तो उन युद्ध में जिन्होंने धाओ का मतलब होता है आक्रमण, इस सिलसिले में विदेशों में नौकरी की थी। देखो बच्चों, अंग्रेजों ने क्या किया था, जब प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, आप इसको इतिहास में पढ़ेंगे, तो हमारे यहाँ से, भारत से बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया, उस युद्ध में झोंक दिया, जबकि भारत का कोई लेना देना भी नहीं था। तो ये लोग क्या है, जब जंग लड़के आए और ये सिपाही जब वापस भारत लौटे, तो इन लोगों के माध्यम से भी नेहरू जी ने भारत के लोगों को समझाना शुरू किया। आगे देखो, सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। देखो बच्चों, सन 30 यानी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या हुआ, आर्थिक मंदी पैदा हो गई, व्यापार में कमी या सुस्ती आना। मतलब जब विश्व युद्ध हुए तो बहुत सारा नुकसान हुआ, और बहुत नुकसान होने से क्या हुआ था, व्यापार में कमी आ गई या सुस्ती आ गई। तो क्या हुआ, सन 30 के बाद में जो आर्थिक मंदी पैदा हुई, उसकी वजह से लेखक के अनुसार दूसरे मुल्कों यानी दूसरे देशों के बारे में मेरे हवाले से, यानी मेरे संदर्भ उनकी समझ में आ जाते थे। यानी लेखक किसानों को और जितने भी ग्रामीण परिवेश के लोग थे उनको समझाते थे कि किस तरह, मतलब अभी आर्थिक मंदी आई हुई है, क्यों, क्योंकि अभी विश्व युद्ध होके चुका है और दूसरे देशों में देखो कितने हालात ख़राब है। तो मेरे संदर्भ से, यानी लेखक के अनुसार मेरे संदर्भ से ये सब बातें मैं मतलब उनको इस तरह समझाता था कि उनको ये सारी बातें समझ में आ जाती थी।
कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। यानी लेखक कह रहे हैं, जब मतलब लेखक जगह जगह जनसभाएं करते थे, तो नेहरू जी कह रहे हैं कि जब मैं कभी किसी जलसे में या किसी सभा में पहुंचता है तो लोग भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ मेरा स्वागत किया गया था। तो मैं लोगों से अचानक ये पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। देखो बच्चों, भारत माता की जय ये जो नारा है, इस नारे से क्या मतलब है, यहाँ लेखक उन लोगों से पूछते थे जिनकी जलसों या सभाओं में वो जाया करते थे। आगे देखो, ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। जय का मतलब विजय या खुशी चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता था। कुतूहल यानी जिज्ञासा, जानने की इच्छा होती थी। ताज्जुब का मतलब हैरानी। यानी जब लेखक किसी सभा में जाते थे तो जो भारत की जनता है वो कहती थी भारत माता की जय, क्योंकि नेहरू जी बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर थे और बाद में वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी बने, तो उनको सभी लोग जानते थे, उनको देखते ही भारत माता की जय बोलते थे। तो लेखक पूछते थे भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं, यानी जिसकी वो विजय चाहते हैं, जिसकी वो खुशी चाहते हैं। जब ये सवाल लेखक उनसे पूछा करते थे लोगों से, तो लोग उन्हें बहुत कौतूहल यानी जिज्ञासा और जानने की इच्छा से उनकी तरफ देखते और उन्हें हैरानी होती थी। और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते थे। यानी उनको जब समझ में नहीं आता कि भारत माता की जय का क्या मतलब है, ये क्यों पूछ रहे हैं हमसे और इसका क्या उत्तर है, जब उनको लोगों को समझ में नहीं आता तो वो या तो नेहरू जी की तरफ देखते या एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते थे। मैं सवाल करता ही रहता, यानी जो नेहरू जी है उनसे कुछ कुछ सवाल पूछ करके उनको थोड़ा सा क्या करते थे, प्रोत्साहित करते रहते थे। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से। यानी जब लेखक ने उन लोगों से पूछा भी भारत माता की जय से क्या मतलब है, तो पहले तो उनको बड़ी हैरानी हुई, बड़ा मतलब जिज्ञासा हुई कि भारत माता की जय का क्या मतलब है, नहीं समझ में आ रहा था। तो कभी वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, कभी लेखक की तरफ देख रहे थे। तभी क्या हुआ, एक आखिर हट्टे कट्टे जाट ने, जो कि बहुत लंबी पीढ़ियों से, हट्टा कट्टे का मतलब होता है बच्चों मजबूत शरीर वाला, और किसानी का मतलब होता है खेती। किसान किसानी करता है यानी खेती करता है। तो बहुत लंबे समय से, अनगिनत पीढ़ियों से, यानी बहुत लंबे समय से उसके पूर्वज भी कर रहे थे, उन पीढ़ियों से वो क्या करता आ रहा था, खेती करता आ रहा था। तो उसने जवाब दिया कि भारत माता से मतलब हमारी भारत की धरती से है। किससे है, हमारी भारत की भूमि से है। कौन सी धरती, खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। यानी लेखक अब नेहरू जी उनसे पूछ रहे कौन सी धरती की बात कर रहे हो तुम, तुम्हारे गांव की धरती, तुम्हारा खेत, या तुम्हारे गांव की धरती, या तुम्हारे जिले की धरती, या तुम्हारे सूबे, सूबे का मतलब प्रदेश या क्षेत्र, या तुम्हारे राज्य की धरती, या पूरे हिंदुस्तान तुम्हारे भारत की धरती, कौन सी धरती से तुम्हारा मतलब है। इस तरीके के सवाल और जवाब चलते रहते थे नेहरू जी और किनके बीच में, जो सामान्य किस्म के लोग थे, जो ग्रामीण परिवेश में रहते थे, जो सीमित सोच वाले लोग थे, उनके बीच में। यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि अब मैं ही बताऊं। यानी वो परेशान हो जाते कि भाई अब तो आप तो सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, अब आप ही बताओ कि भारत माता की जय का क्या मतलब है। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे इन्होंने समझ रखा है। यानी कि वो ये कहते थे हिंदुस्तान ही सब कुछ है, यानी हमारा देश है वो ही सब कुछ है, वो ही हमारी माता पिता है, वो ही सब कुछ है, ये जो धरती है वो हमारे लिए सब कुछ है। हिंदुस्तान में जितनी भी चीज़ें हैं, जो ये प्राकृतिक रूप से है या आधुनिक रूप से है, तकनीकी रूप से है, वो सब चीज़ें क्या है, वो ही हिंदुस्तान है और वो ही भारत माता है, साथ ही उसमें रहने वाले लोग। अब आगे देखो लेखक क्या कहते हैं, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ लेखक ने क्या कहा, हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, यानी हिंदुस्तान सब कुछ है, जो कुछ है वो हिंदुस्तान है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज है। अजीज का मतलब प्रिय है, यानी हमारा जो भारत देश है और इस भारत देश की भूमि पर जो नदी है, पहाड़ है, प्राकृतिक रूप से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, खेत है, जो हमें ये धरती है, जो हमें अन्न देती है, पीने के लिए पानी देती है, हमारा जीवन चलाती है, ये धरती हमें बहुत ही प्रिय है। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग। लेकिन ये सब चीज़ें होते हुए भी, प्राकृतिक रूप से, तकनीकी रूप से, आधुनिक रूप से सब चीज़ होते हुए भी भारत की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन है, जो भारत के लोग यानी हिंदुस्तान के वे लोग जिनके और मेरे जैसे लोग जो ये सारे देश में फैले हुए हैं। यानी लेखक फिर बताता है ये सब चीज़ें तो हमारी भारत भूमि पर है ही, इसके अलावा हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं वो लोग और मेरे जैसे लोग और तुम्हारे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं, यानी हिंदुस्तान की सारी जनसंख्या, भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग है। दरअसल मतलब वास्तव में भारत माता क्या है,
जो करोड़ों लोगों की जो यहाँ जनसंख्या है, जो करोड़ों लोग इस धरती पर रह रहे हैं, वो ही भारत माता है। और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का, यानी भारत माता की जय से मतलब क्या हुआ? जो करोड़ों लोग इस भारत की धरती पर रह रहे हैं, उनकी जय होना, क्या होना? उनकी विजय होना, उनकी खुशी होना ही भारत माता की जय है। आगे देखो बच्चों, अब नेहरू जी उनसे कहते थे, मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो। अंश हो मतलब तुम इस भारत माता के एक हिस्से हो, एक भाग हो, एक मतलब जो बताया था पहले अपन ने पढ़ा था कि तुम एक भारत माता के क्या हो? अंश हो। एक तरह से तुम ही भारत माता हो। क्या हो? एक तरह से तुम ही भारत माता हो। बच्चों, हम हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, जितनी भी जनसंख्या है, वो सब मिलकर के इस देश को बनाते हैं। अगर ये धरती, यदि भारत की धरती मनुष्य विहीन हो जाए, प्राणी विहीन हो जाए, तो ये धरती धरती नहीं रहेगी। यानी कि आप देखते हो चहल पहल किससे होती है? चहल पहल इंसानों से ही होती है, प्राणियों से होती है, जीव जंतुओं से होती है। जब यही नहीं रहेंगे तो फिर किसकी जय बोली जाएगी? खाली धरती का क्या करेंगे? इसलिए लेखक ये बताते हैं कि जब इस धरती पर जो करोड़ों की जनसंख्या है, वो ही भारत माता है, और उसी से ही चारों तरफ चहल पहल है, और उसी से ही चारों तरफ आनंद है। तो एक तरह से लेखक कहते हैं तुम ही भारत माता हो, यानी कि गाँव में जो लोग रह रहे हैं, यानी इस धरती पर जो लोग रह रहे हैं भारत की पे, वो ही भारत माता है। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती है। आंखों में चमक आना यानी खुशी मिलना। जब उनको ये बात समझ में आ जाती है कि हम सब मिल करके अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ करें, तो हम किसकी जय बोल रहे हैं? हम अपनी ही जय बोल रहे हैं, हम अपनी ही खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो हम ही भारत माता हैं। तो लेखक उनको ये समझा देते हैं कि तुम जो यहाँ इतने सारे लोग हो इस धरती के ऊपर, वो ही क्या हो? भारत माता हो। इस तरह जब उन्हें ये बात समझ में आ जाती है तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है। इस तरह मानो उन्होंने कोई एक बहुत बड़ी खोज कर ली हो। मतलब उनको क्या लगता है कि जब उनको ये बात समझ में आ जाती है, कौन सी वाली? कि भाई जो भारत की जनता है, जो भारत की धरती पर जो लोग रह रहे हैं, वो ही भारत माता है, तो उनकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। और क्या होता है? जैसे लगता है मानो उन्हें एक बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। तो बच्चों, आज हमारा ये यहाँ पर पाठ जो हमने भारत माता पढ़ा और हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है, जिसके लेखक जवाहरलाल नेहरू थे, उनके लिखे हुए विचारों को हमने जाना और हमने पढ़ा। बच्चों, आप इस पाठ को पुनः पढ़िए और नेहरू जी का जीवन परिचय भी जानिए। बच्चों, हमारी इस आरओ पाठ्य पुस्तक में इस भारत माता पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न आए हैं, हम उन प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? देखो, अपन अभी पढ़ के आए हैं थोड़ी देर पहले। भारत की चर्चा जब नेहरू जी देश का दौरा करते थे, यानी नेहरू जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, और जनसभाओं में जब भाषण देते थे, तो वे किसानों की सभा में भारत की चर्चा अवश्य किया करते थे। तो क्या करते थे? जब किसानों की जो भी सभा करते थे, ग्रामीण परिवेश में जाकर के जो भी सभा करते थे, उनमें भारत देश की चर्चा, भारत भूमि की चर्चा अवश्य किया करते थे। उनका क्या विचार था कि किसानों का दृष्टिकोण सीमित है। वो नेहरू जी के अनुसार जो शहरों में जो लोग रहते हैं, उनका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है, वो समझदार होते हैं, वो शाणे होते हैं। लेकिन गांव में जो लोग हैं, उनका स्तर बहुत सीमित होता है, उनका बौद्धिक स्तर भी बहुत सीमित होता है, और वो एक सीमित स्थान पर रहते हैं। तो वे अपने ही गांव तक सीमित रहते हैं, इसलिए उन्हें भारत के व्यापक अर्थ का ज्ञान कराना चाहिए, यानी उनको बताना चाहिए कि हमारा भारत देश कितना विस्तृत है। तो ये चर्चा नेहरू जी किसानों से किया करते थे। अगला प्रश्न है, नेहरू जी के भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? देखो, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से ये निम्नलिखित प्रश्न किया करते थे। नंबर 1 हम अभी पढ़ के आए हैं कि भारत माता की जय नारे का क्या अर्थ है और यह भारत माता कौन है? वो क्या पूछते थे? जब मतलब नेहरू जी को देख करके किसान लोग भारत माता की जय करते थे, तो नेहरू जी पूछते थे कि भारत माता की जय और नारे का क्या अर्थ है और यह भारत माता कौन है? दूसरा प्रश्न वो पूछा करते थे कि वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं? मतलब भारत माता कौन सी धरती? एक गांव के किसान ने बताया था ना कि हम अपनी धरती को भारत माता कहते हैं। तो नेहरू जी उनसे पूछ रहे हैं कि कौन सी धरती को तुम भारत माता कहते हो? अपने गांव की, अपने जिले की, अपने सूबे की, या पूरे हिंदुस्तान की धरती को तुम भारत माता कहते हो? यानी इस तरीके के प्रश्न नेहरू जी उन किसानों से किया करते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? मतलब
सारी दुनिया के बारे में नेहरू जी किस प्रकार आसानी से किसानों को बता सकते थे, वो देखो। दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए इसलिए आसान था क्योंकि वे देश विदेश में विभिन्न बातें पहले से ही जानते थे। नेहरू जी इंग्लैंड पढ़ के आए थे और देश विदेश की बातें उन्हें पहले से ही पता थी, साथ ही उनका विदेशों से संपर्क भी रहता था, और साथ ही वे भारत के पुराणों और महाकाव्यों को पढ़कर भारत के नगरों से परिचित भी हो चुके थे। यानी नेहरू जी तो परिचित थे, इसके अलावा किसान जो लोग थे वो भी क्या है, भारत के पुराने और महाकाव्यों को पढ़े हुए थे, तो उनको पता था कि हमारी जो धरती है वो कितनी वैदिक ऋषि मुनियों की धरती है। और साथ ही विदेशों के बारे में किसानों को नेहरू जी इसलिए बता पाते थे क्योंकि नेहरू जी पूरे विश्व में भी भ्रमण किया करते थे। तीर्थ यात्राएं करके देश के वो चारों कोनों से भी परिचित हो चुके थे। आगे देखो बच्चों, अनेकों सैनिकों ने विश्व युद्ध के दौरान विदेशों में जाकर युद्ध किया था और विदेशी नौकरियां की थी। किसान तीसरे दशक में छाई विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से भी परिचित थे। यानी कि दुनिया के बारे में किसानों को नेहरू जी किन किन के माध्यम से बताया करते थे, एक तो खुद स्वयं सारी जगह घुमा करते थे, दूसरा भारत के पुराणों और महाकाव्यों के बारे में मतलब महाकाव्यों के जरिए बताया करते थे, तीसरा क्या था, जो बहुत सारे सैनिक थे जो तीसरे विश्व युद्ध में बाहर लड़ने चले गए थे हमारे भारत देश से, और जब वो वापस आए जिन्होंने विदेशी नौकरियां की, उनके माध्यम से भी लेखक जो हमारे नेहरू जी हैं वो किसानों को देश विदेश के बारे में बताया करते थे, क्योंकि किसान है जो 30 के दशक में छाई विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से परिचित हो चुके थे। अगला प्रश्न देखो, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? बहुत सरल सा सवाल है। देखो बच्चों, किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ समझते थे भारत की धरती। क्या समझते थे? भारत की धरती, क्योंकि एक किसान ने जवाब दिया था भारत माता का अर्थ है भारत की धरती। अगला प्रश्न देखो बच्चों, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? यानी हमारे देश के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी भारत माता के प्रति? वो भारत माता किसको कहा करते थे? देखो, नेहरू जी की भारत माता के बारे में अवधारणा थी भारत की नदियां, पहाड़, जंगल, खेत, सारी धरती और इस पर रहने वाले करोड़ों लोग सब भारत माता के अंग हैं। यानी कि हम सभी मिलकर के भारत माता हैं। नदियां, पहाड़ प्राकृतिक रूप से, आधुनिक रूप से, तकनीकी रूप से, और जो करोड़ों की जनसंख्या, प्राणी जगत और जितना भी वनस्पति जगत है, ये सब क्या है, इस भारत के अंश हैं। और इन सब के योग का नाम ही है, इन सबको हम मिला दे तो उसी का नाम है भारत माता। क्या है? उसी का नाम है भारत माता। आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? देखो बच्चों, आज़ादी से पूर्व सारे देश के किसानों की एक जैसी तकलीफें थी, एक जैसी परेशानियां थी। वो परेशानियां क्या है वो हम यहाँ देखेंगे। आज़ादी से पूर्व किसानों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नंबर 1, गरीबी। नंबर 2, कर्जदार होना। किनका? जमींदारों का, साहूकारों का, पूंजीपतियों का। पूंजीपतियों के शिकंजे में फंसे रहना, जमींदारों और महाजन के जाल में तड़पना, खेती के बदले लगान की कठोरता से वसूली होना, अधिक ब्याज देना, पुलिस के अत्याचार सहना और विदेशी शासन के अत्याचारों को सहना, इन सब किसानों की ये एक जैसी परेशानी थी। एक तो गरीब थे, गरीबी सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा, वो कर्जदार हो जाते थे। किनके? साहूकारों के, महाजनों के, पूंजीपतियों के, और उनके शिकंजे में फंस जाते थे। यानी एक बार उन्होंने कुछ उधार ले लिया, उसके ऊपर ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज चढ़ता जाता था, तो वो उन्हीं के यहाँ काम करते रहते थे, अपना तो उनका कोई पैसा जमा होता नहीं था। दूसरा, जमींदारों और महाजनों के जाल में तड़पना। क्यों? क्योंकि इनसे वो उधारी लिया करते थे, तो ये उनसे बेगार का मतलब बिना पैसे के काम कराया करते थे। खेती के बदले लगान की कठोरता से वसूली होती। मान लो जो किसान, मान लो किसी का कर्जदार नहीं है, तो उसका खेत है, तो खेत में मान लो 100 रुपए की फसल हुई है, हम यहाँ मान लेते हैं, तो उसके बदले में 50 से भी ज़्यादा 75 रुपए तो लगान के रूप में ही देने पड़ते थे, क्योंकि अंग्रेज सरकार बहुत भारी कर लगाती थी। अधिक ब्याज देना, यानी ब्याज की जो मात्रा थी जो देनी चाहिए उससे अधिक ब्याज दिया जाता था। पुलिस के अत्याचार सहना, अंग्रेज सरकार की जो पुलिस थी वो किसानों के ऊपर अत्याचार किया करती थी, और विदेशी शासन के अत्याचारों को सहना। यानी इसके अलावा विदेशी शासन में कर लगाना जैसे अत्याचार थे, मार पिटाई जैसे अत्याचार थे, तो ये सारे अत्याचार गरीब किसान लोग सहन किया करते थे। तो देखो बच्चों, आज हमने यहाँ भारत माता नाम के पाठ जो हमने पढ़ा, उस पाठ के हमने जो हमारी पाठ्य पुस्तक में आई उसके प्रश्न उत्तरों को भी करने का प्रयास किया है। बच्चों, आप इस पाठ को पढ़िए, नेहरू जी का जीवन परिचय जानिए, प्रश्न और उत्तर को लिखने का भी प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।